साथियों नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। आज हम बात करेंगे आयुध अधिनियम 1959 के बारे में, जिसे आर्म्स एक्ट 1959 कहा जाता है, जिसका अधिनियम संख्यांक 54 है और ये 23 दिसंबर 1959 को जो है इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। ये अधिनियम बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य जो है आयुधों और गोला बारूदों, आयुध और उससे संबंधित जो गोला बारूद है उससे संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए इसको देश की संसद के द्वारा बनाया गया है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं, कुल चैप्टर जो हैं वो 6 हैं और टोटल जो सेक्शंस हैं वो 46 हैं। सबसे पहला सेक्शन 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। इसका नाम आयुध अधिनियम 1959 है और ये पूरे भारत पर, वर्तमान समय में पूरे भारत पर लागू है और इसके लागू होने की तिथि 1 अक्टूबर 1962 से ये पूरे भारत पर लागू है। ये प्रवृत्त होने की तिथि है 1/10/1962 से लागू। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी जानकारी के लिए बेहतर तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परिभाषाएं दी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बताते चलें। गोला बारूद, इसे 2 में परिभाषित किया गया है। गोला बारूद क्या, किसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत रॉकेट हैं, बम हैं, ग्रेनेड हैं, गोला हैं और अन्य अस्त्र। टॉर्पीडो को काम में लाने और समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। विस्फोटक हैं, स्फोटनकारी हैं या विखंडनीय सामग्री, जो अपायकर द्रव है, गैस है या ऐसी कोई चीज है या कोई वस्तु है जो अग्नायुधों के प्रयोग में लाई जा सके। अग्नायुधों के भरण और ऐसे भरणों के लिए कोई उपसाधन वगैरह है। पलीते हैं, नलिकाएं हैं, गोला बारूद का कोई ऐसा संगठन या निर्माण करने वाली ऐसी कोई मशीनरी है, या केंद्रीय सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिन चीजों को बताए कि ये गोला बारूद के अंतर्गत आएगा वो गोला बारूद कहा जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है गा। 2 में आयुध को परिभाषित किया गया है। आयुध से तात्पर्य है कि आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं। और अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले का मतलब तलवार है, भाला है या अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग उनके
विनिर्माण यानी उनको बनाने के लिए जो मशीनरी लगती है, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आता क्या नहीं है, जो घरेलू और कृषिक उपयोगों के लिए वस्तुएं हैं, जैसे लाठी है, छड़ी है, ये वे शस्त्र जो खिलौनों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं या शस्त्रों में परिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते। जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र का जो है पुलिस आयुक्त है, जो ऐसे पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई अधिकारिता रखता है। 2 के डा में अगना युद्ध को परिभाषित किया गया है। अगना युद्ध किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रक्षेप्य को चलाने के लिए परिकल्पित है, वो अगना युद्ध की श्रेणी में आएगा, जो प्रक्षेप से जो है भरकर चलाया जाता है। जैसे तोपें हैं, हथगोले हैं, पिस्तौल है, या कोई अन्य द्रव्य या गैस चीजें हैं जो छोड़ने के लिए बनाई गई हों, वो इसके अंतर्गत आएंगी। किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए कोई इसमें जो साधन लगाए गए हैं, वो अग्नायुध की श्रेणी में आएंगे। निर्माण करने वाली मशीनरी है, वो इसमें आएगी। तोपों को चढ़ाने और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो गाड़ियां हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद अनुज्ञापक प्राधिकारी का मतलब है वो अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति का मतलब है लाइसेंस देता है, लाइसेंस का नवीनीकरण करता है। वो अनुज्ञापक अधिकारी यानी लाइसेंस अथॉरिटी कहलाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रतिसिद्ध गोला बारूद, यानी कि प्रतिसिद्ध जिसको रोका गया हो और जिस पर सरकार द्वारा जिसे प्रतिसिद्ध घोषित किया गया हो, ऐसे अपायकर द्रव्य या गैस या अन्य कोई चीजें जो परिकल्पित या अनुकल्पित गोला बारूद से रहते हैं, जैसे रॉकेट है, बम है, ग्रेनेड है, अस्त्र है, टॉर्पीडो को काम में लाने और समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए जो चीजें हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिनको प्रतिसिद्ध किया गया हो, इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिसे प्रतिसिद्ध घोषित किया गया है, वो सब प्रतिसिद्ध गोला बारूद की श्रेणी में आएंगे। झा में जो है प्रतिसिद्ध आयुधों के बारे में है। इसमें वे अग्नायुध जो इस प्रकार से बनाए गए हैं, यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तो दबाव से हटा लिया जाए या अस्त्रों को अंतर्विष्ट करने वाली मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहेंगे, यानी कि जिन्हें ऑटोमेटिक अस्त्र भी कहा जाता है। यानी कि उन पर जो है अगर एक बार का ट्रिगर दबा लिया गया, जब तक उसमें हैं गोलियां, तब तक उससे लगातार अस्त्र छूटते रहेंगे, फायर होते रहेंगे। ऐसे आयुधों को जो है प्रतिसिद्ध किया गया है। या इस प्रकार से कोई द्रव गैस या कोई अन्य चीज है, वो है। तोप है, इसके अंतर्गत तोपें, वायुयान वेदी, टैंक वेदी अग्नायुध या अन्य, या जिन्हें केंद्रीय सरकार जो है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए। फिर यहाँ में जो है पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है। पब्लिक सर्वेंट जो आईपीसी की धारा 21 में और बीएनएस में 238 में, इसे बीएनएस में जो है 238।
परिभाषित किया गया है। तो 28 है। इसके बाद चैप्टर 2 जो है वो बात करता है कि आयुधों और गोला बारूदों का अर्जन कैसे किया जाएगा, कब्जा उनका है, उनका निर्माण किया जाएगा कैसे, विक्रय कैसे होगा, आयात निर्यात और परिवहन कैसे, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। धारा 3 जो है, धारा 3 बात करती है कि अग्नायुध और गोला बारूद है उसको अर्जन के लिए यानी कि उसको लेने के लिए और कब्जे में करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई गोला बारूद अग्नायुध को कब्जे में रखता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। बिना लाइसेंस के वो अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। और 1983 के प्रारंभ पर ये 3 अग्नायुध, एक व्यक्ति जो है 3 अग्नायुधों की जो है लाइसेंस ले सकता था, लेकिन अब जो है इसे बदल दिया गया है। इसके बाद धारा 4 है। धारा 4 बताती है कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के लिए आयुधों के अर्जन और उनके कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। स्पेशल जो कुछ दशाएं हैं उनमें भी आयुधों के जो है अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकहित में अगर ऐसा करना आवश्यक है, अग्नायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन और कब्जे में रखना विनियमित किया जाना चाहिए, यानी कि लोगों को इससे लोगों के पास ऐसे आयुध होने चाहिए। तो उसके लिए वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आयुध तब तक अर्जित नहीं करेगा या कब्जे में लेकर नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा जब तक कि वो इसके अधीन जो नियम बनाए गए हैं उनके अधीन जो है लाइसेंस धारण न कर ले, लाइसेंस प्राप्त न कर ले। इसके बाद धारा 5 बात करता है आयुधों और गोला बारूदों के निर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। अगर कोई व्यक्ति इनका निर्माण करता है, इनको बनाता है या विक्रय करता है, इसके लिए भी उसे लाइसेंस की जरूरत है। बगैर लाइसेंस के न तो उसका विनिर्माण कर सकता है, न तो आयुधों और गोला बारूदों को बना सकता है और न ही उनको बेच सकता है, न ही मरम्मत कर सकता है, न ही अंतरण संपरिवर्तन यानी कि बिना लाइसेंस के उसके संबंध में बेचना और बनाना, मरम्मत करना चीजें प्रतिषिद्ध की गई हैं। इसके बाद धारा 6 है गनों की नाल को छोटा किए जाने। अगर कोई गन वगैरह हैं तो उनकी अगर नाली जो होती है उनको छोटा करने या नकली या अग्नायुध बनाने के लिए, उनको बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए भी अगर कोई बात होती है तो वो भी बिना लाइसेंस के नहीं, कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसा नहीं कर सकता। धारा 7 बात करती है प्रतिषिद्ध आयुधों या गोला बारूदों के अर्जन, कब्जे में रखने के लिए उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध है। यानी कि जिन आयुधों और गोला बारूदों को सरकार ने प्रतिबंधित किया है, न तो उनका विनिर्माण किया जाएगा, यानी कि न तो वो बनाए जाएंगे और न ही बेचे जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम धारा 8 में। धारा 8 बात करती है जिन अग्नायुधों की पहचान चिन्ह न हो उनका विक्रय या अंतरण प्रतिषेध। सरकार के द्वारा उन्हें प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है कि अगर जिन अग्नायुधों की कोई पहचान चिन्ह नहीं है, पहचान चिन्ह मतलब कोई भी अग्नायुध हो उस पर उसका पहचान चिन्ह होता है, जैसे गाड़ी है,
उस पर उसका नंबर प्लेट होती है। उसी तरह से जो अग्नायुध हैं उन पर भी उनके नंबर पड़े होते हैं, पहचान उनकी होती है कि ये 12 बोर है, SBBL गन है, राइफल है, क्या है। उस पर उनके नाम, संख्यांक, पहचान चिन्ह, अगर कोई मिटाता है, हटाता है या परिवर्तित करता है या कूटरचित करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है, जब तक प्रतिकूल न साबित कर दिया जाएगा कि ये माना जाएगा कि उसने पहचान चिन्ह को हटाया है, मिटाया है, कूटरचित किया है, जो इसके बाद धारा 9 बात करती है तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नायुधों के अर्जन और कब्जे, उनका विक्रय या अंतरण का प्रचलित। तरुण व्यक्ति का मतलब वो है जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो, उसे तरुण व्यक्ति माना जाएगा। और जब तक 21 वर्ष की आयु वो पूरी नहीं कर लेता है, वो अग्नायुधों को न तो कब्जे में रख सकता है, ना उसको बेच सकता है, ना अंतरण कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है। इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। न तो मरम्मत, परख, प्रसिद्धि, ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद आती है धारा 10। धारा 10 बात करती है कि आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। अगर इनका आयात और निर्यात होता है तो इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के इनको आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। इसके बाद धारा 11 बात करती है कि आयात निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति सरकार के पास जो है पावर है, केंद्र सरकार के पास, वो शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा ऐसे आयुधों और गोला बारूदों को जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनको भारत के अंदर लाने और भारत से बाहर ले जाने पर रोक लगा सकती है। इसके बाद है धारा 12 कहती है कि आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रसिद्ध करने की शक्ति। जो आयुध हैं उनको जो है परिवहन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो रोक लगाने की शक्ति है, वो भी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, अनुज्ञप्तियों के बारे में। अनुज्ञप्तियां मिलेंगी कैसे, लाइसेंस कैसे मिलेगी। अनुज्ञप्तियों का अनुदान यानी कि लाइसेंस का अनुदान के लिए आवेदन जो है लाइसेंस के लिए जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको दिया जाएगा। उसका एक प्रारूप होगा, प्रारूप पर दिया जाएगा। इसके बाद थाने की रिपोर्ट लगेगी और अनुज्ञापक अधिकारी थाने की रिपोर्ट के साथ साथ तहसील की भी रिपोर्ट लगती है। आवश्यक समझे तो अन्य बंदों को देने लिखित अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकता है या इनकार भी कर सकता है। इन सब रिपोर्टों के बाद अगर लाइसेंस प्राधिकारी जो है, लाइसेंस अथॉरिटी है, वो आपको लाइसेंस दे भी सकता है और लाइसेंस देने से इनकार भी कर सकता है। और जब लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है तो इसमें आपको ये दिखाना पड़ता है कि किस पर्पज के लिए ये लाइसेंस लिया जा रहा है। इसके बाद धारा 14 बात करती है अनुज्ञप्तियों से इनकार करना, यानी जो लाइसेंस है उसको देने से इनकार भी कर सकते हैं। धारा 13 की किसी बात के होते हुए भी जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। इसके बाद धारा 15 अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि और उसका नवीनीकरण, मतलब जो अनुज्ञप्ति दी गई है, लाइसेंस दी गई है, उसकी अवधि निर्धारित की जाएगी और उसका नवीनीकरण के संबंध में भी व्यवस्था की जाएगी।
इसके बाद वैसे आमतौर पर 5 साल के लिए होता है, और जैसा जो है अनुज्ञापक अधिकारी व्यवस्था करे। धारा 16 बात करती है कि अनुज्ञप्ति के लिए फीस यानी कि लाइसेंस के लिए जो फीस वगैरह निर्धारित है वो ली जाएंगी विहित प्रारूप में। 17 अनुज्ञप्तियों में फेरफार, उनका निलंबन और प्रतिशनन यानी कि विड्रॉ। किसी भी समय अनुज्ञप्तियों के जो नियम हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। लाइसेंस है उसको निलंबित किया जा सकता है, सरकार वापस ले सकती है जो अनुज्ञापक अधिकारी है उसके माध्यम से। इसके बाद धारा 18 में बात की गई है कि अपील, अगर इसके संबंध में अगर कोई बात होती है, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है या आपके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, इसके संबंध में अपील का भी प्रावधान दिया गया है। अनुज्ञापक अधिकारी के अनुज्ञप्ति अनुरोध करने से इनकार करने वाले या शर्तों में फेरफार करने वाले आदेश से या जिसके अधीनस्थ वो अधिकारी है उसके यहाँ इसकी अपील होगी, और उसके जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर अपील करनी होगी। परंतु सरकार द्वारा या उसके निर्देशाधीन दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अगर उसके द्वारा उस अपील को निस्तारित कर दिया जाता है तो उसके बाद कोई अन्य अपील नहीं होगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है शक्तियों और प्रक्रिया के संबंध में। अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति, अगर आप अपनी लाइसेंस को लेकर जा रहे हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है या अधिकारी आपके आयुध या गोला बारूद आप जो वहन कर रहा हो उसकी अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस दिखाने की जो है मांग कर सकता है। आप अपना नाम पता वगैरह बताने से इनकार करते हैं या झूठा नाम पता बताते हैं तो अफसर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर आप लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं तो आपकी लाइसेंस को कब्जे में भी ले सकता है। इसके बाद धारा 20 है संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का प्रवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में आयुध उसके पास पाया जाता है तो आयुध उससे जो है ले लिया जाएगा। कब्जे में ले लिया जाएगा। धारा 21 कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप। अगर आपके पास जो लाइसेंस है और लाइसेंस का टाइम पीरियड निकल गया है, आपने इसका रिन्यूअल नहीं कराया है तो आपका कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह गया, उसे माना जाएगा कि वो कब्जा आपके पास विधिपूर्ण नहीं रह गया है तो वो अनुज्ञप्ति व्यवहारी के पास जमा कर देगा या शस्त्रागार जो है वहां जमा कर सकता है। धारा 22 मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने की शक्ति के बारे में बात करता है। मजिस्ट्रेट जो है को अगर ये विश्वास है कि इसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए रखा है या जिससे लोक शांति खतरे में आ सकती है तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति से तलाशी ले सकती है, लेने का अधिकार है इसको। इसके बाद धारा 23 है आयुध आदि के लिए जलयानों यानी कि वाहनों आदि की भी तलाशी लेने की शक्ति दी गई है। 24 बात करती है केंद्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध की शक्ति दी गई है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो केंद्रीय सरकार के आदेश के अधीन उतनी समय तक के लिए जो उसको निरुद्ध कर सकती है जितना लोक शांति के लिए जो है आवश्यक हो।
धारा 24 का विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसे जो विक्षुब्ध क्षेत्र हैं, जहां आसन्न संकट का खतरा है, लोक शांति के लिए खतरा है, ऐसे क्षेत्रों के लिए जिनमें आयुधों का उपयोग किया जाता है, ऐसा करना आवश्यक है कि राजपत्र में सूचना द्वारा इसके संबंध में कुछ नियम बनाए जाएं। कुछ ऐसे जो विक्षुब्ध क्षेत्र हैं या सार्वजनिक हैं, तो वहां आयुध लेकर चलने से भी रोक के लिए लगाई जाने के संबंध में बात है। चैप्टर 5 जो इम्पोर्टेंट है, अपराध और शास्तियों से संबंधित है। जो अपराध हैं उनके संबंध में क्या शास्तियां होंगी, यानी कि क्या दंड होंगे, उसके संबंध में बात करता है। सेक्शन 25 कहता है कि जो व्यक्ति धारा 5 के उल्लंघन में आयुधों या गोला बारूदों का विनिर्माण करेगा, यानी कि उनको बनाएगा, उनका विक्रय करेगा, उनका अंतरण करेगा, उनमें परिवर्तन करेगा, मरम्मत करेगा, या उन्हें इसका ये सब करने के लिए परिशिष्ट अपने कब्जे में रखेगा, या धारा 6 का उल्लंघन करेगा, धारा 11 का अगर कोई उल्लंघन करता है, यानी कि भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा ऐसे अग्नायुधों को जिन्हें प्रतिषिद्ध किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष के कारावास, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई व्यक्ति धारा 7 में प्रतिषिद्ध आयुधों और गोला बारूदों को अर्जित करेगा, यानी कि उसके कब्जे में पाए जाएंगे या उनको लेकर चलेगा, तो वो 5 वर्ष तक के कारावास, जिसे 10 वर्ष तक जो है 10 वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर धारा 7 के उल्लंघन में कोई व्यक्ति उनको बनाता है, विक्रय करता है, अंतरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 7 वर्ष कम से कम नहीं होगी सजा उसकी, और आजीवन तक हो सकती है। 24 का, यानी कि विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए जहां अधिसूचना जारी की गई है और ऐसी अधिसूचना का जो उल्लंघन करता है, वो 3 वर्ष तक का कारावास कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा। धारा 3 के उल्लंघन में अगर कोई कब्जे में लेकर चलता है, धारा 3 का उल्लंघन करता है, या धारा 4 में जो अधिसूचना है उसका उल्लंघन करता है, बिना पहचान वाले अग्नायुधों को लेकर चलता है, धारा 9 में अग्नायुधों या गोला बारूद उल्लंघन में अर्जित करता है या लेकर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 3 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होंगे। विशेष न्यायालय जो है विशेष कारणों से ऐसी अवधि को जो है कम कर सकता है, जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर विक्षुब्ध क्षेत्रों में इस उपधारा के दिन कोई दंडनीय अपराध करेगा, तो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकती है। विक्षुब्ध क्षेत्रों का मतलब है जिसे सरकार के द्वारा विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां लोक शांति को खतरा हो, ऐसे क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र सरकार घोषित कर सकती है। इसके बाद अगर कोई अपना नाम पता बताने में धारा 19 के अधीन जो नाम पता बताने के लिए अपेक्षा की गई है और ऐसा इनकार करता है, तो 6 माह तक कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसके बाद धारा 26 बात करती है गुप्त उल्लंघन के बारे में। जो कोई धारा 3, 4, 10 और 12 के संबंध में कोई ऐसा कार्य करेगा या ऐसा कार्य होना उपदर्शित होगा जो किसी पब्लिक सर्वेंट को रेल विमान यान या किसी वाहन वगैरह में
नियोजित हो तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 27 बात करती है कि आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जो धारा 5 के उल्लंघन के लिए कोई आयुध या गोला बारूद का जो है उपयोग में लाएगा, तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकती है, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 7 के उल्लंघन में अगर कोई प्रतिषिद्ध आयुध या गोला बारूद का उपयोग करता है तो वह 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 3 ये बताती है कि प्रतिषिद्ध आयुध और गोला बारूद को जो उपयोग में लाएगा और ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 28 है, कतिपय दशाओं में अग्नायुधों या नकली अग्नायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। अगर कोई अग्नायुध या कोई नकली अग्नायुध को जो है कब्जे में रखता है तो वह 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं धारा 29 की। धारा 29 कहती है जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि का क्रय करने के लिए, आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए उन्हें कब्जे में रखने का जो हकदार नहीं है, तब दंड की व्यवस्था क्या होगी। ऐसा व्यक्ति जो है 3 वर्ष तक के कारावास और या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जब जहां मालूम है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति से आयुध लेना जिसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है इसकी, अगर ऐसा कोई करेगा तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 30। धारा 30 कहती है अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी लाइसेंस है, उस लाइसेंस की शर्तों का जो है उल्लंघन करता है तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास या जुर्माना जो 2000 रुपए तक का हो सकता है दंडित किया जाएगा। पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, यानी कि अगर एक बार दंडित किया जा चुका है और पुनः दंडित किया जाता है तो पुनः दोष सिद्ध अगर किया जाएगा तो पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति की दुगनी शास्ति से दंडित होगा। जो उसको पहले दंड दिया गया था उससे 2 गुना दंड दिया जा सकता है। इसके बाद धारा 32 है अधिहरण करने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी अपराध का इस अधिनियम के दिन दोषसिद्ध किया जाए तो दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के विवेक में होगा कि वो ये निर्देश दे कि ऐसे समस्त आयुध या गोला बारूद या ऐसा कोई प्रभाग या इससे संबंधित कोई जलयान है, यान है, प्रवहन कर लिया जाए उसको, यानी कब्जे में ले लिया जाए। कोई पात्र चीज जिसमें वह गोला बारूद रखा हो या छिपाने के लिए प्रयोग में लाया हो उसको अधिग्रहित कर लिया जाए, परंतु यह दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए तो अधिहरणादेश होने। इसको कहने का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति के द्वारा आयुध या गोला बारूद का प्रयोग किया गया है उसमें उस अपराध के संबंध में उसको दोषित कर दिया जाता है तो न्यायालय आदेश देते समय ये भी आदेश देगा कि उसकी लाइसेंस जो है वो जब्त कर ली जाए। लेकिन अगर अपील पर वो छूट जाता है या दोषित तो ऐसा आदेश शून्य माना जाएगा। इसके बाद इस जो कब्जे में ली गई है लाइसेंस उसके संबंध में अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय भी पुनरीक्षण में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद 33 कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में बात करता है।
इसके बाद अध्याय 6 है प्रकीर्ण मिसलेनियस। धारा 34 बात करती है अग्नायुधों के भंडारण के वास्ते केंद्रीय सरकार की मंजूरी। जहाँ अग्नायुध का भंडार वगैरह है, जहाँ शस्त्रागार है, इसे बोला जाता है, वो केंद्रीय सरकार की मंजूरी उसमें आवश्यक होगी। परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व होगा। गोला बारूद के संबंध में अगर कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग या संयुक्त नियंत्रण वाले किसी परिसर यान या स्थान में पाया जाए, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मानो उसी के द्वारा किया गया हो या किया जा रहा हो। के बाद धारा 36 बात करती है कि अपराधों के बारे में इत्तला दिया जाना, यानी कि सूचना दिया जाना। हर व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो या ऐसी कोई आशंका हो प्रतिहित का अभाव में, यह साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा। निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे सकता है। धारा 37 गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में बात की गई है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जाएंगी सभी गिरफ्तारियां और तलाशियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा की जाएंगी, यानी कि इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता भी है। और अब वर्तमान में BNSS 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इसके लिए अधिकृत पुलिस संबंधित मजिस्ट्रेट है, पुलिस अधिकारी है। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अभिगृहित गोला बारूद अविलंब निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को प्रदत्त किया जाएगा। अगर कोई गिरफ्तारी के समय, तलाशी के समय अगर कोई गोला बारूद पाया जाता है, तो अविलंब उसे निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। धारा 38 बताती है कि अपराधों का संज्ञेय, ये अपराध संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। कतिपय अपराधों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, धारा 39 बताती है कि इससे किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थगित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर धारा 3 के उल्लंघन के संबंध में कोई अभियोजन चलाना है, कोई मुकदमा चलाना है किसी व्यक्ति पर, तो उससे पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक है। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए प्रताड़ना, कोई किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित हो। यानी कि जो सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई अगर की जा रही है, तो उसके संबंध में ये लागू नहीं होगा। 41 छूट देने की शक्ति बात की गई है। अगर लोकहित में ऐसा होना आवश्यक है, तो वहां ऐसी छूट भी दी जा सकती है, जब सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें बनाएगी। इसके पश्चात 42 बात करती है अग्नायुधों की गणना करने यानी गिनती करने की शक्ति के बारे में। 43 डेलीगेटेड पावर यानी प्रत्यायोजित करने की शक्ति जो अधिकारियों में है, अधिकारियों को देते हैं, अफसरों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। 44 है नियम बनाने की शक्ति। इसके अंतर्गत नियम अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की नियुक्तियां हैं, अधिकारिता है, नियंत्रण है। इसके संबंध में अग्नायुधों और गोला बारूदों के वर्ग क्या होंगे, उनके बारे में अनुज्ञप्तियां कैसे मिलेंगी, कैसे उनका रिन्यूअल्स होगा, इसके संबंध में प्रारूप कैसे होंगे, उनके फीस कितनी होगी, नवीनीकृत कैसे होगा, इसके संबंध में सब नियम बनाए जाएं। नियम बनाने के संबंध में धारा 44 बात करती है। 45 बात करती है कि अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना, किन चीजों पर ये लागू नहीं होगा।
आयुध या गोला बारूद जो किसी समुद्रिक जलयान या वायुयान के पलक पर हों या ऐसे जलयान या वायुयान के मामूली आयुधकार या उपस्कर का भाग, यानी कि अगर ये कोई समुद्रगामी जलयान है, समुद्र में चलता है तो उस पर है, वो नहीं माने जाएंगे। केंद्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अगर कोई है, कोई लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य में है, जैसे पुलिस अधिकारी या आर्मी से रिलेटेड जो है। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो है वो है 1878 के अधिनियम 11 का निरसन। इससे पूर्व जो आयुध अधिनियम 1878 था उसका निरसन किया जाता है, इसके संबंध में बात की गई है। लेकिन इसमें यह बताया गया कि प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन अनुदत्त या नवीनीकृत, इसके पहले जो अधिनियम जो बनाया गया था, इससे पहले जो लाइसेंस दी गई हों या नवीनीकृत हों, ऐसे अधिनियम के प्रारंभ में व्यवहित या पूर्व प्रदत्त हर अनुज्ञप्ति यदि पहले से प्रतिशत न कर दी गई हो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस काल अवधि के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति या नवीनीकृति दी गई है अनवशित भाग के लिए प्रदत्त बनी रहेगी। यानी कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अगर कोई अनुज्ञप्ति, कोई लाइसेंस दी गई है या उसका नवीनीकरण किया गया है तो वो उस टाइम पीरियड तक बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था आपका आर्म्स एक्ट 1959। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान भी ये काम आता है। इसकी ज़्यादातर धाराएं से 3, 4, 5 हैं, 25 है, 27 है। ये प्रैक्टिस के दौरान भी काम आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर कोई कन्फ्यूजन जहाँ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।